हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो ऑप्शनल पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसको मैं पूरा 4 यूनिट है उसको मैं पूरा ख़त्म कर रही हूँ। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस ये एक वीडियो देख लेना और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, और जो चारों यूनिट हैं तो वो हम सारे पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हमें पर्यावरण के बारे में जानना है, इसमें हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी है, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। देखा जाए तो हमें ये सब पढ़ना नहीं है, हमें ये सब क्लास में कैसे पढ़ाना है हमें यही सीखना है, क्योंकि हम तो खुद ही ट्रेनी टीचर हैं। हमें तो ये सब तो पर्यावरण का एक परिचय लेते हैं। पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: जीवों के चारों ओर का वह भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवेश। अब जैविक, रासायनिक, भौतिक के अलावा हम बीएड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सामाजिक परिवेश भी बोलेंगे, यानी हम अब जहाँ भी बैठे हैं वहाँ की आसपास की जो भी चीज़ें हैं सब हमारा पर्यावरण होती है। पर्यावरण के प्रकार में एक प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाएगा और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, जो कि हमें कैसे इफेक्ट करता है और हमें इनके बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है वो सब हम पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो वो सब हम आगे देखते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ: मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ केवल पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पर्यावरण के साथ अपने संबंधों को समझते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे मानवीय क्रियाएं प्रकृति को प्रभावित करती हैं और कैसे हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। पर्यावरण की शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि लोग जागरूक हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो और पर्यावरण के लिए उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझे, उसकी भावना उनके अंदर पैदा हो। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा रह गया, आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, नेचर कैसा है पर्यावरण शिक्षा का। ठीक है, अंतर विषय, इंटरडिसिप्लिनरी, यह केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति, नैतिकता का समावेश होता है। यानी पर्यावरण में हम सिर्फ भौगोलिक या रासायनिक चीज़ें ही नहीं पढ़ते, इसमें हम हिस्ट्री से भी रिलेट कर लेते हैं और लोगों का पर्यावरण यानी किसी भी इंसान का पर्यावरण, नैतिकता, उसकी सारी चीज़ें हम होती हैं। ये अंतर विषय होता है, ये सभी विषयों का पर्यावरण से संबंध होता है। बी, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह कोई ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल स्कूल में ख़त्म हो जाए, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? अंतर विषयक। पर्यावरण का हमने पढ़ रहे हैं ना प्रकृति, पहला पढ़ेंगे प्रकृति कैसा है, अंतर विषयक है। दूसरा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यह कोई ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल स्कूल में ख़त्म हो जाए। क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन स्कूल तक ही लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे? लेंगे ना, तो पर्यावरण तो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करता है, तो इसका प्रोसेस भी जीवन पर्यंत चलता है। पहला पॉइंट है अंतर विषयक, दूसरा पॉइंट है जीवन पर्यंत प्रक्रिया। अब तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान पर आधारित। यह केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक समस्याओं जैसे प्रदूषण को हल करने पर जोर देती है। क्या? पर्यावरण की शिक्षा। पर्यावरण तो एक विषय है पर उसके एजुकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो समस्या के समाधान पर आधारित होती है। पहला तो होता है ये अंतर विषयक होती है और दूसरा होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा है कि समस्या समाधान पर आधारित है। इस शिक्षा को हम इसलिए लेते हैं या देते हैं ताकि लोग इसको व्यवहारिक रूप से अपनाएं और जो पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं उनका समाधान या निवारण हो सके। और चौथा पॉइंट है मूल्य आधारित। यह पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों का विकास करती है। जो हमारा पर्यावरण के प्रति हमारा जो रहता है प्रकृति, पर्यावरण शिक्षा की जो प्रकृति होती है उसमें अंतर विषयक पॉइंट हो गया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का पॉइंट हो गया, समस्या को समाधान करने वाले, और मूल्य आधारित। मूल्य भी देती है बच्चों को या किसी इंसान को जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसको हम पर्यावरण की शिक्षा देकर उसमें मूल्य पर्यावरण का बना सकते हैं, उसको वैल्यू समझा सकते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं पर्यावरण के 4 पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा देने के 4 पॉइंट है। पहला होता है हमारा अंतर विषयक, दूसरा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तीसरा समस्या समाधान पर आधारित, चौथा होता है मूल्य आधारित। अब तीसरा, ये सब पॉइंट्स ना वेरी शॉर्ट में बड़े आराम से पूछ लिए जाते हैं हर बार। पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बिल्कुल सही बात है। आप एक जगह बैठे हो और आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, ठोस द्रव गैस वाली बात नहीं, जैसे हवाएं तो हर जगह ही है, पर आप एक कमरे में हो, आपके कमरे में क्या अलमारी है, टेबल है, चेयर, क्या क्या चीज़ें सब रखी हुई है ना, तो वो भी आपका पर्यावरण ही आता है। आपके घर के बगल पेड़ पौधे सब आपका पर्यावरण। तो पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन,
जल, जंगल, भूमि और खनिजों का प्रबंधन। पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्षेत्र हम जल, जंगल, भूमि और खनिजों का प्रबंधन कर सकते हैं, इनका संरक्षण कर सकते हैं, है ना। और दूसरा क्षेत्र क्या है, पारिस्थितिक, इकोलॉजी, जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसका कार्यक्षेत्र, पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्षेत्र पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है पारिस्थितिकी और तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण के कारणों को समझना और उनके निवारण के उपाय खोजना। ये पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं ना। तीसरा पॉइंट है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे बचे रहें। जैसे इसमें किन संसाधनों की बात की जा रही है, जैसे कोयला हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है उनको सीमित, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए, सतत विकास होता रहे, ठीक है। और अगला पॉइंट है पर्यावरणीय नीतियाँ। इसमें सरकारी कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में जाना जाता है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। तो हमने यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्षेत्र पढ़ा। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है पारिस्थितिकी और तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण, चौथा है सतत विकास, पांचवा है पर्यावरणीय नीतियाँ, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्षेत्र क्या क्या है, पहला प्राकृतिक संसाधन, जल, भूमि, जंगल, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है पारिस्थितिकी, ठीक है, जीवों और उनके वातावरण के बीच में संबंध वाली बात। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण और चौथा है सतत विकास, पांचवा है पर्यावरणीय नीतियाँ जो कि सरकारी कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में बताती हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे मेन टॉपिक के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण को इन श्रेणियों में बांटा गया है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाहनों, उद्योगों और धुओं के कारण हवा में हानिकारक गैसों जैसे CO2, SO2 का मिलना, ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। और वायु प्रदूषण यानी कि जब वायु में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं जीवों के लिए, वो वायु प्रदूषण होता है और इसके कारण यही है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, औद्योगिक कचरे, सीवेज और रसायनों का नदियों या जलाशयों में मिलना। जो औद्योगिक कचरे या सीवेज मतलब नाले का पानी और रसायनों का नदियों और जलाशयों में मिलना, ऐसे ही जो नदियों में बहा दिए जाते हैं, तालाबों में बहा दिए जाते हैं, इसके कारण जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, खेतों में अत्यधिक कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे के कारण मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, जो कि मृदा प्रदूषण है और इसका कारण भी यही है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन, अत्यधिक शोर जैसे लाउड स्पीकर, हवाई जहाज या औद्योगिक मशीनों से होने वाली मानसिक परेशानी ही ध्वनि प्रदूषण है और हमारे वायुमंडल को ये प्रदूषित भी करती है। अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आज के पर्यावरण के लिए खतरे, थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट टुडे। वर्तमान समय में हमारा पर्यावरण कई गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये वैश्विक स्तर का है, मतलब पूरी दुनिया जिन चीज़ों से परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको हर पॉइंट का एक आइडिया दे रही हूँ कि क्योंकि आप देखो ट्रेनिंग टीचर हो, आपको करना है अपनी रचनात्मक कौशल का एकदम बढ़िया सा प्रदर्शन एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत आपको पॉइंट पता रहेगा हर चीज़ का। खैर ये सब चीज़ें तो सभी पढ़े होते हैं, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे जिस भी सब बैकग्राउंड के हो, ये तो 7th 8th तक की चीज़ें हैं। पर एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आप पक्का एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, मतलब पृथ्वी का तापमान हमेशा जो बढ़ रहा है, ये बड़ी समस्या है। ओजोन परत क्षरण, ओजोन लेयर डिप्रेशन, हानिकारक पराबैंगनी किरण, UV किरण या UV रेज जिन्हें कहते हैं, पृथ्वी तक पहुंच रही हैं जिससे चर्म रोग और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। ओजोन परत जो होता है वो O3 ऑक्सीजन के 3 एटम रहते हैं, ठीक है। ये वनों की कटाई, अगला पॉइंट, शहरीकरण और कृषि के लिए पेड़ों को काटना जिससे ऑक्सीजन की कमी और वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, थ्रेट्स है पर्यावरण में। ये जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे, उतना ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म होगा, तो क्या होगा, अत्यधिक दोहन होगा ना प्राकृतिक संसाधनों का, और ये सब होगा किसके कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा जो कभी नष्ट नहीं होता, मिट्टी और जल में लंबे समय तक जहरीला बना रहता है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो आई थिंक अब आपका पहला यूनिट हो चुका है, पहला यूनिट में यही सब चीज़ें हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड यूनिट की तरफ, और ये यूनिट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी मैं पॉइंट बताऊंगी, अगर मैं 5 पॉइंट बता रही हूँ तो उसमें से 3 तो एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो इसको अच्छे से सुन लेना एक बार, बस सुनना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। पर्यावरणीय खतरे और चुनौतियाँ, इकाई 2, यूनिट दूसरा है हमारा। पर्यावरणीय खतरों के कारण और प्रभाव, कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। कारण, अनियंत्रित औद्योगिकरण,
वनों की अवैध कटाई, जनसंख्या का तीव्र विस्फोट और उपभोक्तावादी संस्कृति, ज़्यादा सामान खरीदने की आदत जो लोगों की है। इसके कारण में अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, मतलब इतनी ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हो रही हैं और उनके जो अपशिष्ट हो रहे हैं उनको गलत तरीके से हटाया जा रहा है वहाँ से, उसका निवारण सही ढंग से न होना। वनों की अवैध कटाई, इतने ज़्यादा वन काटे जा रहे हैं जिससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र सही नहीं, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। जनसंख्या विस्फोट, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा यूज़ और उतनी ज़्यादा वेस्टेज। उपभोक्तावादी संस्कृति, अगर कम में काम चल रहा है नहीं, लेकिन ज़्यादा खरीदने की आदत है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत। प्रभाव, इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। समय से पहले बारिश, भीषण सूखा, कृषि उत्पादन में गिरावट और नई नई बीमारियों का जन्म। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर देती है। तो कारण में यही है कि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, वनों की अवैध कटाई, जनसंख्या का तीव्र विस्फोट। सबसे बड़ा तो कारण यही है, जनसंख्या का तीव्र विस्फोट और उपभोक्तावादी संस्कृति। ठीक है। प्रभाव, इसके प्रभाव समय से पहले बारिश, कभी कभी अनचाही बारिश भी हो जाती है। भीषण सूखा, बरसात के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है ना। तो ये सब किसका कारण है? पर्यावरणीय खतरे हैं और इन सब के कारण, यही सब कारण की वजह से इन सब में डिस्टर्बेंस आती है। चलो अगला पॉइंट चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी चारों ओर गैसों की एक परत है जो सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी का तापमान जीवन जीने योग्य बनाती है। लेकिन जब मानवीय गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी गैसें बढ़ जाती हैं तो यह परत ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी रोकने लगती है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका सीधा परिणाम ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल यानी दुनिया भर का, वार्मिंग मतलब गर्म, मतलब पूरी दुनिया जो है, पूरी धरती हमारी पृथ्वी जो, उसमें गर्माहट बढ़ जाना। ठीक है, तो फिर से मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, तो इसको देखिए। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस है वो हमारे पृथ्वी को सूर्य की गर्मी से बचाती हैं, लेकिन जो ये CO2 जैसी गैस है और मीथेन जैसी गैस बढ़ जाती हैं तो ये जो हमारी ज़्यादा गर्मी रोकने लगती है, तो ये पृथ्वी की गर्मी पृथ्वी पर ही रहने देती है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इसका सीधा परिणाम ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया के तापमान पर बढ़ता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मैं पॉइंट बोल दूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेज आप पढ़ लेना अच्छे से। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लेशन। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी UV किरणों को छान लेती है। फ्रीज, एयर कंडीशनर और रसायनों से निकलने वाली CFC गैस से इस परत में छेद कर रही हैं। यदि यह परत नष्ट हो गई तो मनुष्य में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, फसलों की पैदावार में कमी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है CFC गैस यानी जो फ्रीज, एयर कंडीशनर और रसायनों से निकलने वाली जो गैसें हैं, CFC गैसें हैं, CO2 गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें, ये सब क्या कर रही है? ओजोन परत में हमारे छिद्र कर रही हैं और इसका प्रभाव क्या होगा कि त्वचा का कैंसर होने लगेगा, मोतियाबिंद होगा, फसलों की पैदावार में कमी आ सकती है और गंभीर समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो ओजोन परत हमें क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान कर हमारे पास भेजती हैं, लेकिन हमारे लापरवाही की वजह से उसमें छेद होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें भविष्य में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, फसलों की पैदावार में कमी जैसी अन्य गंभीर समस्याएं देखने को मिलेंगी और इनमें से कई शुरू भी हो चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है अम्लीय वर्षा। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं तो वह बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह न केवल ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल का पीला पड़ना, अगर प्रश्न आता है ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, इसके बारे में, इसके कारण को समझाइए, तो उसका कारण क्या लिखेंगे? एसिड रेन, मतलब अम्लीय वर्षा। ठीक है, यह न केवल ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल का पीला पड़ना के लिए खतरनाक है, बल्कि यह तालाबों और नदियों के पानी को अम्लीय बनाकर जलीय जीवों को मार देता है। जिसमें मछलियाँ रह रही हैं वो पानी अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो मछलियाँ मर जाएंगी ना। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प के साथ यानी जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं और बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, तो यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह ऐतिहासिक स्मारकों को नष्ट करती है, जैसे ताजमहल पीला पड़ रहा है इसी कारण, और ये तालाबों और नदियों में रहने वाले जलीय जीव जैसे मछली को भी ये नुकसान करती थी, मार देती। ठीक है, एसिड वर्षा यानी एसिड रेन में हमें बस इतना याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो एसिड होते हैं वो जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं और बारिश के साथ नीचे गिर जाते हैं और यही हो जाता है एसिड रेन। इसका दुष्प्रभाव यह है कि ताजमहल पीला हो जा रहा है और जो है नदियों के जीव भी मर जाते हैं इसके कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र का
बढ़ना। ये 2 पॉइंट से अलग अलग भी पूछ सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब ये भी कनेक्टेड है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग कनेक्टेड है ओजोन परत में छेद के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के ताप बढ़ने के कारण ध्रुवों और ऊंचे पर्वतों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका परिणाम समुद्र के बढ़ते जल स्तर सी लेवल राइज के रूप में सामने आ रहा है। इसके घातक परिणाम यह है कि दुनिया के तटीय शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, मालदीव, मुंबई, कोलकाता तो अपने देश में, मालदीव तो है वहीं कहीं, मतलब है दुनिया में ही है, आने वाले कुछ दशकों में जलमग्न हो सकते हैं, जिससे लाखों लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हो जाएंगे। बीच पे घूमना सबको पसंद है, अगर लेकिन आप गए हो घूमने और बीच का पानी धीरे धीरे आ रहा है रोड पे पहुँचने लगे, तो आप क्या करोगे? तो आपको जीवन तो खतरे में चला जाएगा। मगर मुंबई डूब गई तो लोग खतरे में चले जाएंगे, तो वहाँ के लोग भाग के कहाँ जाएंगे? कहीं और रहने लगेंगे, तो इससे शरणार्थी बनने पर मजबूर हो जाएंगे। और ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का स्तर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ध्रुवों पे बर्फ़ है वो सब बह के समुद्र में मिल जा रही हैं। तो समुद्र में मिलने की वजह से क्या हो रहा है? समुद्र का स्तर बढ़ जा रहा है, जल का स्तर बढ़ जा रहा है समुद्र में। उसकी वजह से ये सब समस्या देखने को मिल सकती है। इसको भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए। रेमेडीज़, क्या उपाय हैं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत में क्षरण और समुद्र के पानी के स्तर को न बढ़ने देने से? ये सब क्या उपाय हैं? इन खतरों का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। वृक्षारोपण, हरित आवरण को बढ़ाना ही सबसे प्रभावी उपाय है। सबसे ज़्यादा है वृक्षारोपण। सबसे ज़्यादा पेड़ लगाओ, बस पेड़ लगाओ। आप कुछ भी कर सकते हो अगर पर्यावरण के लिए, तो अपने जन्मदिन पे पेड़ लगा दो, मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे पेड़ लगा दो। मतलब पेड़ लगाना एक नया ट्रेंड बन जाना चाहिए। जैसे कोई भी नए गाने फेमस हो जाते हैं, वैसे पेड़ लगाना। खैर मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, तो हम बीएड कर रहे हैं, हम एज अ टीचर बच्चों को क्या सिखाएंगे कि हमें किसी भी शुभ अवसर पर वृक्ष लगाने चाहिए। तो अभी तो खैर उपाय देखते हैं कि वृक्षारोपण जितना अधिक हो सके, हरित आवरण जितना हम ग्रीन कवर करेंगे, अपनी ग्रीनरी बढ़ा देंगे, उतना अच्छा होगा हमारी इन सब पर्यावरणीय खतरों के बचाव के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कोयला और पेट्रोल को छोड़कर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपनाना। सोचो रोज कितनी ज़्यादा धूप होती है, कितनी ज़्यादा एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो रही है ना। और अभी भी लोग पेट्रोल की गाड़ी और कोयले की बिजली लेके चल रहे हैं। सोचो अगर इतनी ज़्यादा जो हमारी धूप वेस्ट हो रही है उसको हम अच्छे से एनर्जी में रोज़ कन्वर्ट कर लें, तो क्या हमें बिजली की ज़रूरत अलग से होगी? कोयले की ज़रूरत नहीं, पेट्रोल की ज़रूरत। इलेक्ट्रिक पे सब लोग, खैर इलेक्ट्रिक की स्कूटी देखो ब्लास्ट कर रही है अभी, तो उस पर काम हो रहा है ना। तो हम पहले तो ये कोयला वाला मैटर खत्म करते हैं, बिजली का काम तो हम सौर ऊर्जा लगा कर लेंगे, पेट्रोल वाला अभी धीरे धीरे चेंज कर लेंगे जब हमारी बैटरी वाली स्कूटी ब्लास्ट करना बंद कर देगी। खैर करना चाहिए, कार नहीं कर रही, ठीक है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के ऊपर हम आएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब बकवास बातें छोड़ते हैं। उपाय में पहले वृक्षारोपण, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा यानी ऊर्जा के जो सोर्स है उनको रिप्लेस करना ऐसी चीज़ों से जो, इसमें एक बायोगैस भी लिख देना चाहिए। जो एलपीजी की समस्या है उससे जूझना लोग कम कर देंगे, क्योंकि किचन में बायोगैस हेल्प कर देगा। और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा हमारे इलेक्ट्रिक के काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आ रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता, एक शिक्षक के रूप में आपको छात्रों को यह समझाना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व है। ये मुझे भी करना है और आपको भी करना है, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आपको छात्रों को ये समझाना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व है, ठीक है। 3R के सिद्धांत, 3R का यूज़ अगर आप करते तो एग्जाम में ना, तो बहुत अच्छा लगेगी आपके एग्जामिनर को चेक करने में लगेगा। जब पढ़ता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। 3R, RRR एक मूवी आई थी ना, इसको भी रट लो, आप याद कर लो। खैर रटना नहीं चाहिए, करके सीखना चाहिए। जॉन डीवी ने कहा 3R रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल को जीवन में उतारना चाहिए। और इसी चैप्टर में से कई बार आता है नाइट्रोजन चक्र। हालांकि इसको सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट हाँ, जब आप देखते हो वायु में 78% तो हमारा नाइट्रोजन है। तो वो नाइट्रोजन होता क्या है? देखो वो नाइट्रोजन कैसे पेड़ पौधों की जड़ों में राइजोबियम के जीवाणु में रहता है, फिर वो अमोनियम आयन बनता है, फिर उससे अमोनिया बनता है, फिर वो अमोनिया कैसे नाइट्राइट में बदलता है, फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल के फिर कैसे पौधों से पौधे तक पहुँचता है, फिर कैसे पौधे से वायुमंडल तक पहुँचता है। इस चक्र को आप एक बार समझ लोगे, ठीक है। इस चक्र को समझना है और इसकी डिफिनीशन को, इस चक्र के टर्म्स को, जैसे अमोनियम आयन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब कैसे किस तरीके से बनते हैं, वो केमिकल प्रोसेस है और उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसा कुछ फिगर विगर बना देना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे हम अपना सेकेंड यूनिट करते हैं ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अगले यूनिट की तरफ। मतलब उस पर बढ़ने के पहले एक चीज़ देख लें, अगर आपको नहीं याद है ज़्यादा तो आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण याद कर लोगे, विनाइट्रीकरण याद कर लोगे, नाइट्रीकरण याद कर लोगे, सॉरी पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण याद करोगे, फिर नाइट्रीकरण याद करोगे, फिर अमोनीकरण याद करोगे, उसके बाद विनाइट्रीकरण याद करोगे और उससे आपका नाइट्रोजन चक्र पूरा अच्छे से बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले यूनिट पर। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे, जो कि है माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा। इसमें हमें एक एकदम शिक्षक की तरह उत्तर लिखना है, पहले से जान लेते हैं। माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण जागरूकता, पहला पॉइंट है माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 वह समय है
जब छात्र अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट चिंतन करना शुरू करते हैं। इस स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि उनमें पर्यावरणीय साक्षरता एनवायरमेंटल लिटरेसी विकसित करना है। एक शब्द आया अमूर्त चिंतन, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उनके बारे में भी सोच पाने की क्षमता जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन होता है। तो कक्षा 9 और 12 तक के बच्चे जो हैं ये चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्य केवल मतलब ये जानना नहीं पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार, ये सब नहीं है। इसमें हमें बच्चों को पर्यावरणीय साक्षरता विकसित करनी है, ये गुण बच्चों में हमें आगे देखते हैं। शिक्षा कार्यक्रम, यहाँ पर्यावरण शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय अन्य विषयों जैसे भूगोल, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। शिक्षा कार्यक्रम में पर्यावरण को सभी विषयों के साथ साथ में पढ़ाना चाहिए। महत्व, इस उम्र में बच्चे में सही और गलत का चुनाव करने की क्षमता होती है। यदि उन्हें आज पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया तो वे कल जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना। जब जो चीज़ें आप सीखे रहते हो वो चीज़ें आप करते हो, ठीक है। और 9 से 12वीं की स्टेज में आप काफ़ी बुद्धिमान हो चुके होते हो और आपको पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसीलिए इस उम्र में बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना बहुत अनिवार्य है। वो भी ऐसे अलग अलग नहीं देना है, पर्यावरण एक शिक्षा सब्जेक्ट बनाकर इसको सामाजिक विज्ञान, भूगोल आदि विषयों के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज के कार्यक्रम, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए आप एक माध्यमिक स्तर के शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, PYQ देख लीजिए आप, नहीं तो अब तो एग्ज़ाम ही है जल्दी में, नहीं तो हम डाल देते हैं। बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन के कार्यक्रम, केवल ज्ञान देने से व्यवहार नहीं बदलता, बच्चों का नज़रिया बदलने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सहायक हैं। केवल आप ज्ञान दो कुछ नहीं होगा, आप करवाओ उनसे, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप्स, उन्हें स्थानीय जंगल, चिड़ियाघर या दूषित जल स्रोत पर ले जाना ताकि वो समस्याओं को अपनी आंख से देख सके। आप एज अ टीचर क्या करोगे माध्यमिक स्कूल में, आप एज अ टीचर क्या करोगे, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराओगे, वहाँ उन्हें स्थानीय जंगल, चिड़ियाघर या दूषित जल स्रोत पर लेके जाओगे ताकि वो अपनी आंखों से समस्या देखे कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। कोल्ड ड्रिंक पी के हमें बॉटल को तालाब में नहीं फेंकना है, हमें रोड के किनारे कचरा नहीं फेंकना है, वो चीज़ उन्हें फील होनी चाहिए, विजुअल होगा उनके सामने तो वो समझ पाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, अपने घर के कचरे का प्रबंधन या स्कूल के बगीचे की देखभाल जैसे कार्य देना। बच्चों को ये सब प्रोजेक्ट वर्क में देकर हम पर्यावरण के प्रति उनको संवेदनशील बनाएंगे। चर्चा और वाद विवाद, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कक्षा में बहस करना जिससे वे अलग अलग दृष्टिकोण समझ सकें, ठीक है। एज अ टीचर आपको क्या करना है, उनको फील्ड में लेके जाकर दिखाना है, देखो बच्चों वो स्प्राइट पी के कूल बन रहा है तालाब में बॉटल फेंक के, ये गलत है। और आपको प्रोजेक्ट वर्क देना है, कहना है कि तुम्हारे घर में जितने कचरे होते हैं पहले देखो कैसे उसका प्रबंधन किया जाता है, कैसे उसको वेस्ट घर से बाहर निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है, किस प्रकार उसका प्रबंधन हो रहा है। चर्चा और विवाद करवाएंगे कक्षा में कि चलो इसके बारे में बताओ। वो चीज़ें अगर बच्चे रिलेट कर पाएंगे तो वो उन चीज़ों में गलत कदम तो नहीं उठाएंगे, ठीक है। एज अ टीचर हमको 3 पॉइंट रखना है कि उनको फील्ड विजिट कराना है, दूसरा उनके घरेलू प्रबंधन जो कचरा प्रबंधन है और जो प्रोजेक्ट वर्क में यही सब देंगे, और दूसरा चर्चा और वाद विषय करवाएंगे। जितना चर्चा होता है उतना अच्छा बच्चे वो चीज़ सीख पाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में स्कूल की भूमिका। स्कूल की भूमिका क्या होती है पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में, ठीक है। तो यार स्कूल, हाँ ठीक है। स्कूल एक माइक्रो सोसाइटी, छोटा समाज है जहाँ स्कूल की भूमिका इन रूपों में होनी चाहिए। पर्यावरण के अनुरूप कैंपस, स्कूल में कचरा अलग अलग डस्टबिन में डाला, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड और सौर ऊर्जा का प्रयोग हो। जो बच्चे स्कूल में देखेंगे वही वो अपने घर पे करेंगे, है ना। स्कूल उनके लिए एक छोटा समाज होता है तो वो समाज से अपनी चीज़ें सीखते हैं। ऐसे स्कूल में अगर देखेंगे कचरा अलग अलग फेंका जा रहा है, गीला कचरा अलग फेंका जा रहा है, सूखा कचरा अलग फेंका जा रहा है। जल संचयन के लिए हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा टैंक बना है, उसी में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारे क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई ऐसा ट्रांसफार्मर से लाइट वाइट नहीं आती, हमारे स्कूल में तो सोलर पैनल लगा है, उसी से एनर्जी बनती है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल कैंपस या पर्यावरण के अनुरूप कैंपस रहेगा तभी जाके बच्चे सीखते हैं। मतलब अगर विद्यालय की भूमिका पूछी जा रही है तब ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है। शिक्षक का उदाहरण, शिक्षक क्यों है। मेरी तरह PDF पढ़ के तो कोई भी बता सकता है, लेकिन शिक्षक वो होता है जो रियल टाइम पे खड़े होके कुछ भी ईजी से ईजी चीज़ का एग्जाम्पल बच्चों को देके समझा सके। ये शिक्षक का गुण होता है। अगर वो शिक्षक जो अच्छा उदाहरण नहीं दे पा रहा है तो वो शिक्षक नहीं, वो एक PDF रीडर ही है।
मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। शिक्षक का उदाहरण, एक शिक्षक को खुद पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब छात्र शिक्षक को पानी बचाते या प्लास्टिक का प्रयोग न करते देखेंगे तो वे स्वतः सीखेंगे, है ना। शिक्षक को रोल मॉडल कहा जाता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो टीचर कहते हैं वही सच, है ना। तो शिक्षक का उदाहरण, शिक्षक को खुद एक डिफिनीशन, एक एग्जाम्पल की तरह प्रस्तुत होना चाहिए पर्यावरण के प्रति, ठीक है। मतलब एक बाइक पे अगर 4 शिक्षक बैठ के आएंगे तो वो बच्चे उनसे सीखेंगे कि तेल बचाओ, प्राकृतिक संसाधनों का व्यय कम करो। शिक्षक अगर 4 बैठ के आएंगे तो बीच में पुलिस उनको उठा लेगी। तो जो सीखना है वही सीखेंगे, सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, ठीक है। पर्यावरण क्लब, इको क्लब बनाना जो समय समय पर जागरूकता रैलियाँ या स्वच्छता अभियान चला सके। स्कूल में होते हैं ना साइंस क्लब और पर्यावरण क्लब, ऐसे ही बनाना चाहिए जिसमें इको मतलब इन्वायरमेंट को लेके वो लोग बच्चे का ग्रुप हो और उनमें वो काम करें, उनसे वो जो ना लोगों को जागरूक करें, क्लासेस में जा के बच्चों को बताएं कि हम इको क्लब से या इको क्लब बनाएं तो बच्चे वहाँ विजिट करें, उनको पता चले कि इस क्लब में क्या क्या होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का सरल अर्थ आज की ज़रूरतों को इस तरह पूरा करना कि आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी के संसाधनों में कोई कमी ना आए। सतत विकास यानी आज जो चीज़ें हैं हमारे पास संसाधन, उनको आवश्यकता अनुसार ही व्यय करना, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, तो वो सतत विकास होगा ताकि उनके लिए भी कुछ चीज़ें पेट्रोल वेट्रोल बच जाए। सिद्धांत, यह आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। सतत विकास, इसका सिद्धांत है, सतत विकास के लिए सिद्धांत ये है, ठीक है। शिक्षा, छात्रों को समझाना कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, बच्चों को बताना कि हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले कुछ पेड़ पौधे जो है वो ज़मीन में दब गए थे और अधिक दाब और ताप के कारण वो कोयला बन गए। अब हम क्या करते हैं, वही कोयला खन खन के निकालते हैं और उसी से बिजली बनाते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो सारे पेड़ पौधे दबे थे वो सारा कोयला ख़त्म हो जाएगा, तब कोयले से बिजली बनना बंद हो जाएगा, तब हम लोग पागल होने लगेंगे कि उसके पहले हम मतलब वायु से और जल से बिजली बनाना शुरू कर देंगे और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो सारे कोयले जो हैं ज़मीन के नीचे थोड़े थोड़े बचे रहें, क्योंकि ठंडी वंडी में हाथ सेकने का काम देगा यार, हीटर वीटर का यूज़ नहीं, मतलब जो भी करें वो भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो शिक्षा में हमें ये भी करना है बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों को असीमित नहीं है, उनके उदाहरण के तौर पर उन्हें कागज़ बचाने का हाँ, कागज़ जैसे पेड़ पौधों से बनाया जाता है ना, पेड़ पौधे काट काट के सब कागज़ बना दे रहे हैं, हम लोग का एग्जाम करवा दे रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, सब डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल नोट्स बनाओ, ऐसे MCQ एग्ज़ाम लो सब कंप्यूटर वगैरह पे, और कागज़ का यूज़ ना कराओ। तो कागज़ बचाने का महत्व, बच्चे जो है ड्राइंग करके 75 पेज मत फाड़ो, तुम iPad में ड्राइंग करो और उसको सेव कर लो और कागज़ वेस्ट मत करो, ठीक है। कागज़ बचाने के लिए, कोयला बचाने के लिए सब आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं, इसको बताने के लिए हम को अनेक उदाहरण दे सकते हैं। ये सब फन फैक्ट है जो मैंने बोला, फनी चीज़ें हैं, बट कागज़ बचाना, कोयला बचाना ये ज़रूरी है, ठीक है। बहुत पानी और लकड़ी खर्च होती है, क्योंकि कागज़ बनाने में बहुत पानी और लकड़ी खर्च होती है, पेड़ पौधे भी खर्च हो रहे हैं और बताओ जल भी खर्च हो रहा है, मत करो, iPad में बनाओ, ठीक है। हाँ, तो ये फूड वेब या खाद्य जाल का उदाहरण है, एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच जटिल संबंध। इससे रिलेटेड हमारा अगला यूनिट है, तो आप इसका एक इजी तरीके का आप सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सीख पा रहे हो तो बस देख लो, एक होता है उत्पादक, एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है सेकेंडरी या द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है और अगला होता है शीर्ष शिकारी, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अगला यूनिट हमारा इसी पे है, उसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी है, विविधता के बारे में, जैव विविधता और व्यवहारिक रणनीति, ये क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक क्वेश्चन आता है संकटापन क्या होता है, तो वो जो संकटापन होता है, संकटापन इसमें आता है, संकटापन या संकट करके कुछ आता है, उसका मतलब वो जातियाँ जो हमारे धरती से ख़त्म या विलुप्त हो रही हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, उसकी एक बहुत कहानी है, एस्टेरॉइड आया था वो पृथ्वी पे और सारे वो मर गए, डायनासोर जो भी हैं पर वो विलुप्त हो गए हैं ना, ठीक है। तो ऐसे कौन जो जातियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं या जो बदलते हुए पर्यावरण से समायोजन नहीं कर पाती हैं और वो अस्तित्व में नहीं रह पा रही हैं, ख़त्म होती चली जा रही हैं, या उनके जाति के 15-20 या गिने चुने बचे हैं, उनकी जातियों को संकटापन के अंतर्गत रखा जाता है, जिनकी जातियों पे अब खतरा बना हुआ है, और जो लोग चले गए वो तो विलुप्त ही हो गए, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद जीवों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां सब जैव विविधता के अंदर आती हैं और उनका संरक्षण हमें करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आनुवांशिक विविधता का संरक्षण, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यह किसी प्रजाति के भीतर जीन की विविधता है। इसका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि बीमारियां न फैलें और प्रजातियां वातावरण के बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल सकें। ठीक है, बहुत धीरे पढ़ा है, समझ आ गया होगा। इसका महत्व है, जैव विविधता हमारे भोजन, दवाओं और ऑक्सीजन के लिए आधार है। बिल्कुल है। अगर मान लो एक बार पेड़ पौधे सारे नष्ट हो गए, बस इंसान ही बचे हैं धरती पे, तो भाई हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे हम सारा ऑक्सीजन 2 ही दिन में पूरी धरती ख़त्म कर देगी ऑक्सीजन। तो फिर क्या होगा? कहाँ से आएगा ऑक्सीजन? इसलिए हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, इंटरडिपेंडेंट लोग हैं। हम पेड़ पे, पेड़ हम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्व तो समझ में बदलाव के अनुकूल, हाँ महत्व तो समझ में आ गया। जैव विविधता हमारे भोजन, दवाओं और ऑक्सीजन के लिए आधार है। ठीक है, कई जानवरों को मार के हम दवा बना लेते हैं, पेड़ पौधों का दवा बना लेते हैं। ठीक है, शेर इंसान को देखता है, जंगल में खा लेता है, शेर हिरन को खा लेता है, हिरन घास खा लेता है, घास सूर्य की रोशनी से खाना बनाता है। तो वो सारी चीज़ें। प्रकृति के साथ सामंजस्य, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, हमें प्रकृति को अपना मालिक या संसाधन का स्रोत नहीं बल्कि सह अस्तित्व का साथी मानना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। प्रकृति ना हमारा मालिक है और ना ही कोई संसाधन स्रोत, बल्कि प्रकृति तो हमारे साथ जीने वाला एक साथी है जिसका अस्तित्व हमारे साथ है, ऐसा मानना चाहिए। इसका अर्थ है उपभोग कम करना और प्रकृति के चक्र यानी नदियों का बहना, ऋतुओं का चक्र का सम्मान करना। जब मान लेंगे कि ये पेड़ पौधे नहीं है तो हम मान लेंगे कि हमारा दोस्त है। अच्छा, तो आज मैंने खाना खाया, आज पेड़ पौधे ने कुछ खाना खाया। कैसे खाते? तुमने इतना वायुमंडल में प्रदूषण करके रखा है, उन तक सीधे धूप ही नहीं पहुंच रही, इतने गंदी वायुमंडल करके रखा है तुम लोगों ने। तो जब हम सोचेंगे कि हमारा दोस्त है, हमारे साथ जीता रहता है, तो हम उनके प्रति संवेदनशील होंगे और उनके जो क्रम है पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। नदी को गंदा कर दे रहे हैं, अरे नदी को गंदा मत करो, ये मेरा दोस्त है, ऐसा सीन हो। ठीक है, समझ में आया, चाहे जैसे बोला, पर इनको हमें ऐसे संसाधन का स्रोत नहीं मानना है, हमें सहजीवी मानना है, सह अस्तित्व का साथी मानना है कि वो भी हमारे साथ जी रहे हैं। ठीक है, तब हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे ना। अगर हम उनको निर्जीव मान के चल रहे हैं, सोच रहे हैं इनको दर्द नहीं हो रहा चाहे जितना गंदा कर दो, तो गलत चीज़ें। बच्चों में भावना पैदा करना है कि वो संसाधन नहीं है स्रोत के, बल्कि वो हमारे साथ सह अस्तित्व के साथी, हम हमारे साथ रहने के लिए हैं। ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य, लिविंग इन हार्मोनी, ये पॉइंट तो हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च का अर्थ है एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा या स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किया गया शोध। इसमें प्रोसेस आता है समस्या की पहचान। जैसे स्कूल में बच्चे प्लास्टिक कचरा बहुत फैला रहे हैं, तो उस समस्या की पहचान हो गई। अब तथ्य जुटाना कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर उस पर योजना बनाएंगे। कचरे के प्रति जागरूकता अभियान शुरू करेंगे स्कूल में। हर क्लास के मॉनिटर को बोल देंगे कि तुम देखोगी तुम्हारे क्लास से कौन फेंकता है। ठीक है, क्रियान्वयन, डस्टबिन का सही प्रयोग और क्लीन स्कूल कैंपेन चलाना। मूल्यांकन, क्या कचरा कम हुआ? लाभ, यह शिक्षक को एक समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में विकसित करता है। ये हमारे लिए ज़रूरी है एज अ ट्रेनी टीचर। ये प्रोसेस, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो किसी भी समस्या को मतलब सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, बट इस मेनली समस्या के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके लिए जस्ट एक आइडिया है। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजीज, इसको भी मतलब हम ही लोग को करना है। इसका अर्थ है आप कक्षा में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट को बच्चों तक कैसे पहुंचाती हैं या पहुंचाते हैं। मैं ती हूँ तो मैंने ती हूँ लिखा है। ठीक है, बीएड के संदर्भ में इसे प्रभावी बनाने के तरीके। आईसीटी का उपयोग, जैसे पूछा जाएगा हम लोगों से कि मतलब आप एज अ टीचर क्या क्या करोगे, तो हम कहेंगे हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे आईसीटी का क्यों प्रयोग करोगे, तो हम कहेंगे आज के समय में बिना तकनीक के पर्यावरण शिक्षा अधूरी है। आप आईसीटी यानी सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग ऐसे कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास, बच्चों वनों की कटाई या ग्लोबल वार्मिंग के एनिमेटेड वीडियो दिखाना, बच्चों को दिखाएंगे। ठीक है, ई रिसर्च, इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के पर्यावरण आंदोलनों जैसे चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड का एक बहुत फेमस आंदोलन था, इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, वर्चुअल लैब, कंप्यूटर के माध्यम से पर्यावरण के विभिन्न प्रयोगों को समझाना, बच्चों को समझाएंगे। क्या क्या करेंगे एज ए टीचर, आईसीटी का यूज़ करेंगे। आईसीटी के यूज़ में आप क्या करोगी, मैं कहूँगी स्मार्ट क्लास में दिखाऊंगी, सारे वनों के एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगी, वन काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दिल्ली सफारी मूवी दिखा दूंगी, फ्लाइंग जेट दिखा दूंगी। ये सब मूवी क्या है, ग्लोबल मतलब इन सब इशूज़ को उठाती हैं सारी चीज़ें।
ई रिसर्च, इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर के पर्यावरण आंदोलन को, जैसे चिपको आंदोलन को भी दिखा दूँगी। स्मार्ट क्लास में लेके जाऊँगी, ई रिसर्च करके दिखाऊँगी। वर्चुअल लैब में कंप्यूटर के माध्यम से पर्यावरण के विभिन्न प्रयोग को समझाऊँगी। ठीक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर आधारित प्रोजेक्ट उनको दूँगी। एक शिक्षिका के रूप में मैं आपको छात्रों से एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना चाहिए। उदाहरण के लिए विषय हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारा स्वास्थ्य, प्रोजेक्ट का ढांचा, उद्देश्य, सामग्री, कार्यविधि, निष्कर्ष, ये सब करवाऊंगी मैं बच्चों से। तो एज अ टीचर आप भी यही करवाओगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट रख दिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। मैं होप करती हूँ, अगर लगेगा तो लाइक कर देना। मैंने पहली बार इतना लंबा वीडियो अपलोड किया है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।